हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एपीजी की दुनिया पे। हम लोग जेई मेंस 2025 में जनवरी अटेम्प्ट के जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके सेमीकंडक्टर चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। ये जो सेशन है ये जितना जेई मेंस एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है उतना ही ये नीट और बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो जेई मेंस में आए थे 2025 में और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सेशन देखने के बाद में आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और मेरा वादा है आपसे कि आपके जो भी इनकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर आपको ये वीडियो सॉल्यूशंस देखने के बाद में बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये 9th क्वेश्चन तो जब करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ओके, इसकी जो पीडीएफ है या इसका जो भी कंटेंट और जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इस पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ हमारी एक बेहतरीन जर्नी जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है। हमें ये 3 लॉजिक गेट्स दिए हुए हैं और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कौन से गेट की तरह बिहेव करेगा। तो देखो, हम एक काम करते हैं इसमें। सबसे पहले ये जो मैंने ए इनपुट दिया है वो यहाँ आ गया, इसी तरह से यहाँ पे इस तरफ आ गया। और अगर मैं बी इनपुट की बात करता हूँ तो बी यहाँ चला गया और फिर बी इधर भी आ गया। ये एंड गेट है और फिर उसके बाद में बबल लगा हुआ है तो ये ए एंड बी हो गया और बबल लगा हुआ है तो इनवर्स हो गया। ये भी ए, ये और गेट है ना, ये और गेट है और फिर आगे नॉट गेट लगा हुआ तो ए और बी हो गया और फिर इनवर्स लगा हुआ है। दिस इज एंड गेट और फिर उसके आगे बबल लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना है कि ए एंड बी को सबसे पहले एंड गेट क्या करेगा, ये एंड ऑपरेशन हो गया। फिर जो चीज आई हमारे पास में उसके ऊपर हम लोग इनवर्स लगा देंगे। दिस इज फाइनल आउटपुट। ओके, अब हमको देखना होगा कि यार ये कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं काम करने जा रहा हूँ यार कि ये जो ए डॉट बी है ना, इस ए डॉट बी को मैं लिख देता हूँ कुछ ऐसे। मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया सी, है ना, इसको लिख दिया मैंने सी और फिर इसका इन्वर्स हो जाएगा। डॉट ए और बी को मैंने लिख दिया डी और ये डी का इन्वर्स हो जाएगा। फिर जो आएगा मैं इसका होल इन्वर्स कर दूंगा। ओके, अब मैं एक काम करने जाता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। इधर ए लिखूंगा, इधर बी लिखूंगा। ओके, इधर ए एंड बी आ जाएगा जिसको मैं सी कह रहा हूँ। फिर ए और बी आ जाएगा जिसको मैं डी बोल रहा हूँ। फिर सी का इन्वर्स आ जाएगा, डी का इन्वर्स आ जाएगा और फिर मैं दोनों का डॉट कर दूंगा और डॉट करने के बाद में जो आएगा उसको मैं होल इन्वर्स कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा कि मुझे एक फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। फिर मैं मेरी टेबल को कंपेयर कर लूंगा कि यार ये कौन से गेट के साथ में मैच कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके जी, तो देखो सबसे पहले मैं एंड गेट की बात करता हूँ। ये ए एंड बी है ना, मुझे सी क्या मिलेगा, तो 0 0 को जब मैं एंड करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। 0 1 को एंड करूंगा तो 0 मिलेगा। 1 और 0 को 0 मिलेगा। 1 और 1 मुझे 1 मिलेगा। मैं सी इनवर्स कर दूंगा तो 0 का इनवर्स 1 होता है, फिर ये 1 होता है, फिर ये 1 होता है और ये 0 होता है। ऐसे जब मैं ए और बी करना चाहूंगा तो 0 और 0 की बात करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। 0 और 1 1 हो जाएगा। 1 और 0 1 हो जाएगा। 1 और 1 1 हो जाएगा। डी इनवर्स मतलब ये जो डी मेरे पास में आया इसका इनवर्स कर दूंगा तो 0 का इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 0। फिर मैं इन दोनों का एंड करूंगा, है ना, इनका जो सी और डी जो आया है इनका एंड करूंगा मैं, है ना, और एंड करके फिर इनवर्स लगा दूंगा। तो 1 एंड 1 1 होता है। 1 का इनवर्स करूंगा तो 0। 1 0 का डॉट 0 होता है, 0 का 1। इनका भी डॉट 0 होता है, 0 का 1। 0 0 का डॉट 0 होता है, 0 का 1। 0 1 1 1। ओके, ये मेरे पास में टेबल आई। तो अब आप देखो ये जो टेबल है ये कौन से गेट की टेबल होती है। बिल्कुल मुझे पता है 0 और 0 जो 0 हो जाए, 0 और 1 1, 0 1 और 0 1, 1 और 1 1। दिस इज द टेबल ऑफ और गेट यारा, है ना। ये किसकी टेबल है, और गेट की टेबल। तो दिस द गिवन गेट इज और गेट। इस तरह से हम हमारे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। तो सिंपली आपको एक पैटर्न देखना है कि यार मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। आप खुद क्वेश्चन को एक बार पोज करके देखने की कोशिश किया करो क्या दिया हुआ है। और जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसमें दो एंड गेट हैं, दो नॉट गेट हैं, और उसके बाद में यहाँ पे फाइनली एक और गेट दिखा रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये जो गेट है ये एक्सक्लूसिव और गेट है ना। अगर आपको पता है कि एक्सक्लूसिव और गेट ऐसा होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बट मान लीजिए आपको नहीं पता, ये आप क्लिक नहीं किया, तो आप सिंपली पूरा सॉल्व करो। ए के दो टुकड़े हुए, इधर से ए आया, इधर से भी ए आया, बट उसका नॉट गेट लगा हुआ है तो ए इनवर्स हो गया। इसी तरह से ये जो बी आया, यहाँ पे बी का इनवर्स हो गया, बी इनवर्स, और यहाँ पे बी इधर आया। ये एंड गेट है तो ए एंड बी इनवर्स हो गया, और ए इनवर्स एंड बी हो गया। नाउ दिस इज और गेट, तो आपको आउटपुट मिलेगा ए एंड बी का इनवर्स और ए इनवर्स एंड बी। ओके जी, ये एक्चुअली एक्सक्लूसिव और गेट का एक्सप्रेशन है। बट फिर भी चलो, मैंने मान लिया कि मुझे एग्जाम में नहीं पता कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने इसको पूरा सॉल्व किया। देखो, ए की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी ली मैंने? 0। तो ए की वैल्यू 0 लेते ही यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। बी की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते ही पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। 0 और 0 0 होता है। ओके, तो 0 और 0 0 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं 0 और 1 लेता हूँ। ए का वैल्यू मैंने 0 लिया, 0 के साथ मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो वो 0 ही आएगा। ओके, 0 का इनवर्स हुआ तो 1 हो गया, और ये बी भी 1 है, 1 एंड 1 1 होता है। 1 के साथ में आप 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो 0 के बाद में मुझे 1 मिलना चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो मुझे नेक्स्ट चेक करना है। नेक्स्ट मैंने 1 और 0 लिया। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। 0 का इन्वर्स करोगे तो 1 हो जाएगा। 1 एंड 1 1 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी हो यार, 1 के साथ में कुछ भी ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। मतलब यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो देखो, यहाँ नहीं आ रहा है बट यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा बट यहाँ आ रहा है। अब मेरे पास ये और ये दो ऑप्शन है ना। फाइनल डिसीजन होगा फोर्थ ऑप्शन से। ये बोल रहा है 1 1। यहाँ पे मैंने 1 किया, बट बी की वैल्यू 1 है और इसका इन्वर्स होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन गया। 1 का इन्वर्स करोगे तो 0 बन जाएगा। दिस इज 0 एंड दिस इज 0, 0 एंड 0 तो 0 हो जाएगा। सो ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, एंड दिस इज ओवर करेक्ट आंसर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, वैसे आपको बता दूं कि ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, दिस गेट इज नथिंग बट दिस इज जोर गेट। ओके, ये जोर गेट है, एंड जोर गेट का जो सिंबल होता है मेरे दोस्तों, वो ये होता है, ये ए और बी, ए एंड बी इनवर्स और ए इनवर्स डॉट बी, ये इसका आउटपुट होता है। अगर आप इसको याद रखते हैं, अगर आपको देखते याद आ जाता है, तो यार कितना टाइम बचता है एग्जाम में। एक बहुत ही मनमोहक सवाल करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। ये ए एक इनपुट है और एक बी के इनपुट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हैज द सेम आउटपुट एज ऑफ द फॉलोइंग गिवन सर्किट। मतलब जो इसका आउटपुट आएगा ना, वो इन चारों में से किसका आउटपुट आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, ए मैंने इधर दिया, इस ए के दो टुकड़े हुए। ओके, एक तो इधर ही चला गया सीधा और एक इसमें चला गया। ओके, जो बी है इसके भी दो टुकड़े होने वाले हैं। ये जो बी के दो टुकड़े होने वाले हैं, ये कुछ इस तरह से होंगे कि ये जो बी जा रहा है, इसमें से बी यहाँ गया और बी यहाँ गया। यहाँ तो पूरा का पूरा बी आ गया, बट यहाँ पे नॉट गेट है, तो ये बी इनवर्स बना देगा। नाउ दिस इज एंड गेट, ये मल्टीप्लाइंग गेट है एक तरह से, ए एंड बी इनवर्स हो गया। ये भी एक एंड गेट है, इसने ए एंड बी कर दिया। दिस इज और गेट, और फिर बबल लगा हुआ है, तो वाई हो जाएगा ए एंड बी का इनवर्स और ए एंड बी, ये तो और गेट का। फिर जो आगे बबल लगा हुआ है, इसके कारण इस पे होल इनवर्स लगा दिया मैंने। ओके जी, अब अगर मैं इस बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं मेरे दोस्तों, तो कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकता हूं कि जरा देखो, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो क्या इन दोनों एक्सप्रेशंस में से ए को कॉमन ले लूं मैं? इन दोनों एक्सप्रेशंस में से मैं अगर ए को कॉमन ले लेता हूं इस तरह से, तो ए दोनों में से कॉमन आ गया। डॉट अंदर रह गया आपका यहाँ तो बी इनवर्स, और यहाँ पे रह गया बी। ओके, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज बी इनवर्स एंड दिस इज बी, ये अंदर इस तरह से आ गया। अब ओवरऑल इस पे
होल इनवर्स लगा हुआ है। अब यार देखो बी और बी इनवर्स का जो सम होता है, जैसे बी की वैल्यू 0 है तो बी इनवर्स 1 हो जाएगा, तो इसको ऐड करोगे तो बी ही आ जाएगा या 1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं इसको 1 लिखूंगा तो ये 1 का इनवर्स 0 हो जाएगा, 0 और 1 हमेशा 1 ही होना है। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन होता है ना अपना सिंपली, कि जैसे a प्लस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है, तो b प्लस बी इनवर्स भी 1 हो जाएगा। अब इसका होल इनवर्स लग जाएगा। a की वैल्यू को अगर मैं a की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ, लेट अज्यूम a की वैल्यू कितनी है 0, इसको एंड करूंगा 1 के साथ तो 0 आ जाएगा, और 1 होगा तो 1 एंड 1 1 हो जाएगा, मतलब जो a होता है वो a ही रहता है, तो ये a हो गया और उसके ऊपर इनवर्स लग गया। तो दिस इज माय फाइनल आउटपुट। इसका जो आउटपुट है वो कितना है a इनवर्स। अब a इनवर्स कहाँ बन रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो b है और ये एक नॉट गेट है एक तरह से देखा जाए, तो b का जो आउटपुट होगा, जो यहाँ पर b का आउटपुट होने वाला है वो कितना आउटपुट होने वाला है, b इनवर्स होने वाला है इसमें। सो दिस इज रॉन्ग। ए जो है यहाँ पे ए के दो टुकड़े हुए, ए और ए एंड ए हो गया और इसके पर बबल लग गया, तो ये ए इनवर्स हो गया, तो इसमें मेरे को आउटपुट मिल रहा है। सो ये मेरा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ए और बी दोनों है तो मेरे क्या आउटपुट में ए एंड बी मिलेगा, ये मेरा आउटपुट नहीं, मेरा आउटपुट तो ये आ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। इसमें पहले ये एंड गेट है और फिर उसके बाद में बबल लगा हुआ है, तो इनवर्स ये मेरा फाइनल आउटपुट मिलेगा, ये मेरा आउटपुट नहीं है। माई आउटपुट इज ए इनवर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये इसके जैसा गेट है, था ना मजेदार क्वेश्चन। हेलो डियर फ्रेंड, अगर किसी सर्किट में एक डायोड लगा होता है तो वो एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ये हम लोग जानते हैं। आपको पूछा गया है कि जो सर्किट आपको दिखा रखा है उसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ डायोड इज नेग्लिजिबली स्मॉल, देन वोल्टेज वी ए बी इज करेक्टली, मतलब आपको ए और बी के बीच अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, वो इन चारों में से कौन से डायग्राम के जैसा होगा। वी ए बी वुड बी 0 एट ऑल द टाइम्स, या फिर ऐसा या फिर ऐसा या वैसा। एक अकेला डायोड है तो ये तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, ये जो है मतलब रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, और यहाँ पे तो रेक्टिफिकेशन हो ही नहीं रहा है ना, हमेशा ये रिवर्स बायस में होगा नहीं, तो ये होगा तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा आउटपुट आता है। मान लीजिए कि मैंने ऐसे बोला कि फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला हिस्सा हाई पोटेंशियल और ये वाला लो पोटेंशियल, फिर ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल। इन जनरल अपन लोग फर्स्ट हाफ साइकिल जो होता है, फर्स्ट हाफ साइकिल जो अपन इनपुट का लेते हैं उसमें हम इस वाले हिस्से को हाई पोटेंशियल और यहाँ पे लो पोटेंशियल ले लेते हैं और फिर उसके बाद में रिवर्स कर देते हैं। अब ये जरा देखो, जो डायोड है इसका पी लो से जुड़ा हुआ है तो उसका, और एन हाई से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये बताओ कौन से बायस में हो गया, दिस इज इन रिवर्स बायस। और फिर ये जो पी है इसका वो हाई से जुड़ा हुआ है, मतलब दिस इज इन फॉरवर्ड बायस। अगर ये रिवर्स बायस में होगा तो यहाँ से कोई भी करंट निकलेगी ही नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मैं इसके आउटपुट बनाता हूँ तो ये तो है अपना इनपुट, और अगर मैं इसके आउटपुट ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कैसे आउटपुट ड्रॉ होंगे वो जरा देखते हैं। ये इनपुट है और ये आउटपुट ले रहा हूँ। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में अपना डायोड रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है, और रिवर्स बायस की तरह काम करेगा तो हमें आउटपुट में कुछ मिलेगा ही नहीं, नथिंग। लेकिन अगले हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है तो ऐसे करंट यूं बहती है, तो हमें ये वाला साइकिल का आउटपुट मिल जाएगा। फिर अगेन अगले हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस में आ जाएगा और देयर विल बी नो करंट। फिर अगले हाफ साइकिल में अगेन करंट बहेगी ड्यू टू फॉरवर्ड बायस, ये वाला एक्टिवेटेड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, मतलब मेरे को करंट मिल जाएगी। सो जो मेरे आउटपुट मिल रहा है वो ये वाले आउटपुट मिल रहे हैं। मैं अगर अपने ऑप्शंस पे देखूंगा तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, टाइप्स ऑफ डायोड पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है वो एलईडी को लेकर और सोलर सेल को लेकर और फोटो डायोड को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स। आपको चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें से सही बात चूज करनी कौन सी बात है, तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ डायोड जो टॉपिक है ना उससे ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, द जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो एज कंपेयर टू अ फोटो डायोड। देखो यारो, जो फोटो डायोड होता है
और जो सोलर सेल होते हैं, तो सोलर सेल तो आपने देखे होंगे अपने घरों पे ऊपर लगे होते हैं, बहुत सारे घरों पे आजकल। ये जो सोलर सेल्स होते हैं, इनमें लाइट, सनलाइट आके गिरती है। ये हमारा प्यारा सूर्य ऊर्जा से भरा हुआ, जब ये लाइट आके गिरती है तो जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं सोलर सेल की बात करता हूँ तो आपसे बोल रहा है कि सोलर सेल का जो एरिया है वो बहुत छोटा बनाया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। सोलर सेल का तो एरिया जितना ज़्यादा होगा यारों, उतने ही ज़्यादा फोटोन्स आके उस पर गिरेंगे, और जितने ज़्यादा फोटोन्स उस पर आके गिरेंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो फोटो डायोड की तुलना में सोलर सेल का एरिया ज़्यादा होता है। तो जो पहली बात है वो गलत हो गई। दूसरा, सोलर सेल्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल बायस। ये बात बिल्कुल सही है। सोलर सेल को सेल बोला ही इसीलिए है। देखो, आप क्या पढ़ते हैं अपन लोग? एलईडी पढ़ते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। और क्या पढ़ते हैं अपन लोग हमारे सिलेबस में? फोटो डायोड। ये सब डायोड है। और क्या पढ़ते हैं अपन लोग? जेनर डायोड। लेकिन इन सबसे जुदा जो एक चीज है वो कौन है? सोलर सेल। सोलर सेल किसी बायस में नहीं होता दोस्तों। एलईडी फॉरवर्ड बायस में होता है, फोटो डायोड रिवर्स बायस में होता है, जेनर डायोड रिवर्स बायस में होता है। तो सोलर सेल का कोई बायस नहीं होता। ये बात 100% सही है। सो दिस इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। एलईडी इज मेड ऑफ लाइटली डॉट पीएन जंक्शन। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, देखो नई एनसीईआरटी में तो लाइन नहीं लिखी हुई, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी को भी तो पढ़ना चाहिए। तो ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा है इट इज अ हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। एलईडी की जब बात है स्पॉन्टेनियस इमिशन से, तो इसका मतलब लाइट इमिटिंग डायोड जो होते हैं वो हेवीली डॉप्ड होते हैं। और ये जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि ये लाइटली डॉप्ड होते हैं। भाई सरासर गलत है। सी ऑप्शन इज रॉन्ग, बी करेक्ट था। डी ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट इन कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इमिशन। जो लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं उनका ये सिंबल होता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि मैं जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट को बढ़ाता जाऊंगा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि भाई फोटॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। अब ये क्या होता है कि एक सेचुरेशन स्टेज आ जाती है। तो जैसे जैसे आप करंट को बहाओगे एक सेचुरेशन स्टेज आ जाएगी, और ये बोल रहा है कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। तो ये बात भी सरासर गलत है। ई ऑप्शन, एलईडी हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर इमिशन ऑफ लाइट। बिल्कुल, एलईडीज को अपन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना होगा, और ये बात 100% सत्य है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो भैया मेरा बी और ई, मुझे सिर्फ ये दो ही ऑप्शन मिले जो पूरी तरह से करेक्ट थे। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट है ना। यार जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं, मतलब बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और ये आप तब अच्छा से सीख सकते हो जब आप एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से करते हो। फिर वो चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, आपकी एनसीईआरटी की लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बस यहाँ पे सर्किट में हमको एक तो और गेट दिखा रखा है, और एक ये नॉट गेट दिखा रखा है। द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज लो। आउटपुट जो है वो 0 कब कब मिलेगा? देखो मुझे 1 2 3 4 केसेस दे रखे हैं और मल्टीपल करेक्ट आंसर है। तो मैं काम करता हूँ यार, यहाँ पे ये मैंने ए और बी दिया, या चलो एक्स और वाई बोल रखा है, तो हम यहाँ पे एक्स और वाई लिया। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये एक्स और वाई हो गया। ये जो गेट होता है यारो, ये नॉट गेट होता है ना। कैसे होता है एक बार के लिए मैं बता दूं आपको। जैसे कोई भी जो नॉर गेट होता है, कोई भी नॉर गेट जो है, अगर मैंने लिया ये नॉर गेट और इसके जो इनपुट्स हैं अगर उनको कंबाइन कर दिया, तो जैसे मैंने इसमें ए इनपुट दिया तो ए और गेट में ए और ए हो जाता है, और फिर ये बबल लगा हुआ है तो ये इनवर्स हो जाता है। ए और ए होता है, ए का इनवर्स हुआ। मतलब हमने इनपुट तो दिया ए, मिला ए इनवर्स, तो इट इज जस्ट लाइक बिहेव लाइक जस्ट लाइक अ नॉट गेट। तो एक्स एंड वाई मैंने इसमें इनपुट भेजा है, तो ये क्या करेगा, इसको इसका इनवर्स बना देगा। ओके, तो एक्चुअली ये जो ओवरऑल जो गेट है ये जस्ट लाइक अ नॉर गेट। ठीक है जी। अब मेरे को इसमें देखना है कि किसमें मुझे आउटपुट 0 मिलने वाला है। तो मैं एक एक ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। जैसे 0 0 ले लिया, अगर मैं 0 0 इसमें दूंगा तो 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 का 1 बन जाएगा यहाँ पर। तो मुझे देखना है कि आउटपुट 0 किस में, तो ए में तो नहीं है। ए में तो नहीं है तो मतलब ये भी गया और ये भी गया और ये भी गया। तो अगर मैं एग्जामिनेशन में बैठा हूं तो मेरे को एक ही ऑप्शन है जिसमें ए नहीं है।
मेरी बात को, तो मेरा काम वहां पे तो ऐसे इजीली हो जाएगा। बट चलो अब मैं आगे के ऑप्शन चेक करता हूँ। जैसे 0 और 1 डाला मैंने, तो इधर 0 और इधर 1, 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को ये इन्वर्स कर देगा तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सो दिस इज लो, सो बी इज करेक्ट। ओके, मैं सी को चेक करता हूँ। 1 और 0 भेजो आप, 1 और 0 1 हो जाता है, 1 को ही 0 में चेंज कर देगा, हमको 0 ही पूछा है, तो मतलब बी तो करेक्ट था ही, सी भी करेक्ट हो गया। ओके, डी में देखते हैं 1 और 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, और गेट है तो 1, ये नॉट गेट है तो ये 0 में चेंज कर देगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो हमारा सही आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो फर्स्ट ऑप्शन हुआ। जब किसी सर्किट में डायोड लगा हो तो वहां पे देखना होता है कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस में है, और उसके बाद में फिर हमको आंसर्स देने होते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया जेई मेंस में, रिफर टू द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर। ये जो डायग्राम दिखा रखा है इसको आपको कंसिडर करना है और आपको बताना है कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस करेक्ट है। एक एक को लेके चलते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम, है ना। आपको बोला जाए टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम। देखो, ये जजमेंट लेने के पहले हमको देखना पड़ेगा कि डायोड कौन से बायस में है। तो जो भी करंट यहाँ से रवाना होगी बैटरी के हाई पोटेंशियल से, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। करंट हमेशा किसी भी सर्किट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बहती है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट डी है वो हाई पोटेंशियल पर है, और इधर की तरफ लो पोटेंशियल है, तो ये पॉइंट लो पोटेंशियल पर है। तो आप लोगों ने देखा कि यार जो डायोड डी आपको दिया हुआ है, इस डायोड का जो पी है ये हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है और एन जो है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो मैं कह सकता हूं कि जो अपना डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में है तो ये करंट को रास्ता देगा, तो जो भी करंट यहाँ से आएगी उसके दो टुकड़े होंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। अब जरा देखो, ये जो आपको 4 ओम दिखाई दे रहा है और जो 4 ओम जो दोनों रेजिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में अगर 4 और 4 की बात करता हूं तो वो 2 ओम हो जाता है। तो 2 ओम तो ये हो गया मेरे दोस्त, इधर से करंट आई, 4 ओम तो ये, और ये पूरा 2 ओम, ये सब सीरीज में हो गए। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो जो पहली बात है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम होगा, ये 100% करेक्ट बात है। आप ए को तो गलत कर ही नहीं सकते। ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। फोर्थ ऑप्शन तो बना वैसे ही कट गया। चलिए अब इसके सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि करंट बी, करंट इन एमीटर इज 1 एम्पियर। तो जो करंट होती है वो होती है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है हमारे पास में, 6 वोल्ट, इसमें रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दो तो 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। मतलब ये बी बात बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। इस वाले में बी नहीं है तो ये हट गया। अब सी ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। सी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज 4 वोल्ट। ये जो ए बी है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 4 वोल्ट। देखो, ये 4 ओम का और ये 4 ओम का है, दोनों पैरेलल में हो गए। अगर मैं पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखता हूं तो वो 2 ओम हो जाए, और ये 4 ओम ये वाला। तो दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। डी और ए की बात है, और इधर ये बी। अब ये दोनों सीरीज में हैं, जो करंट आ रही है वो 1 एम्पियर की है। ये हमने यहाँ पे निकाल दिया था 1 एम्पियर। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ इस ए बी के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो आएगा V इज टू आई इंटू आर। करंट इज 1 एम्पियर एंड जो रेजिस्टेंस है दोनों का मिला के वो 2 ओम, तो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। और ये बोल रहा है 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भाई ये सरासर गलत बोल रहा है, तो सी इज रॉन्ग। तो उसका ये करेक्ट होना चाहिए। तो डी के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है कि भाई वो सही हो। डी ऑप्शन कह रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस सी डी इज 4 वोल्ट। सी डी पे पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे V बराबर आई इंटू आर, आई इज 1 एंड आर इज 4, सो दिस इज 4 वोल्ट। सो डी इज द करेक्ट, है ना। तो अब अगर मैं देखता हूँ कि यार इनके अंदर सही ऑप्शन कौन सा है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपली डायोड का क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन हो तो ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पे बेस्ड क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं अक्सर एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। तो 8th क्वेश्चन जो पूछा गया जेई मेंस में सेमीकंडक्टर से वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट अ फॉरवर्ड बायस। देखो यार, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस का कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना
ये अगर कोई डायोड है और उसमें पीएन जंक्शन है, तो पी जो है अगर वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड हो और एन लो से जुड़ा हुआ हो तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। लेकिन अगर पी जो है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड हो और एन हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड हो तो ये रिवर्स बायस होता है। आओ एक एक को चेक करते हैं। ये पी है और ये एन है। देखो -10 जो है ना और 0, इनमें से बड़ा कौन है? 0। तो दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल। पी लॉस से जुड़ा हुआ है, सो दिस इज रिवर्स बायस। ओके, हमें फॉरवर्ड बायस चेक करना। यहाँ देखो जो पी और एन, -10 और -15 में बड़ा कौन है बताओ? बिल्कुल -10 वोल्ट इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल। पी हाई से जुड़ा हुआ है, एन लो से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज अ फॉरवर्ड बायस सर्किट। ओके, अच्छा अब मैं थर्ड वाला सर्किट देखता हूँ। ये पी है और ये एन है। 4 और 2 में बड़ा कौन है? हाई पोटेंशियल 4 वोल्ट एंड दिस इज लो पोटेंशियल। पी हाई से और एन लो से, सो दिस इज अगेन फॉरवर्ड बायस। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूँ तो जो P है वो ये रहा और ये N। अच्छे से देख लिया करो ना, -5 और -10 में हाई पोटेंशियल कौन है? -5। लो पोटेंशियल कौन है? -10। P जुड़ा हुआ है यार और लो से और N जुड़ा हुआ है हाई से, दिस इज रिवर्स बायस। ओके, एंड द लास्ट केस अपन को कहता है कि ये P है और ये N है, ये +2 है और ये 0 वोल्ट अर्थिंग हो रखी। So P is connected with high potential and N is connected with low potential. This is again forward bias. तो forward bias वाले जो सर्किट हैं वो है हमारा B और C और E। B, C और E ये फोर्थ ऑप्शन में आ रहे हैं। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये जितना इंपॉर्टेंट जेई के लिए है उतना ही नीट और बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए भी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। इस क्वेश्चन में ये कुछ लॉजिक गेट्स दिखा रखे हैं और एक टेबल बना रखी है। क्वेश्चन पूछ रहा है टू ऑब्टेन द गिवन ट्रू टेबल। अगर आपको ये ट्रू टेबल चाहिए, फॉलोइंग लॉजिक गेट शुड बी प्लेस्ड एट जी। तो जी पे कौन सा लॉजिक गेट अपन को लगाना चाहिए इन चारों में से? इन चारों में से कौन सा लॉजिक गेट लगाएं यहाँ पर कि हमको ये वाली टेबल मिल जाए? देखो यार, एक तो आपको टेबल्स बनानी आनी चाहिए और बुलियन एक्सप्रेशंस आनी चाहिए, है ना। तो जरा मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को कि कैसे अटेम्प्ट करना। ये जो ए है ना, इस ए के दो टुकड़े हो रहे हैं। एक तो इधर जा रहा है डायरेक्ट ये, और दूसरा आ रहा है आपका इस तरफ, ये भी ए ही आया। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ बी की, तो बी यहाँ पर नॉट गेट से पास होता हुआ जा रहा है और फिर अगेन यहाँ से नॉट गेट से पास होता हुआ जा रहा है। मतलब बी जब नॉट गेट से पास होगा तो बी इनवर्स बन जाएगा और यहाँ पे भी ये बी इनवर्स बन जाएगा। ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा गेट है? एंड गेट, है ना। अगर ये एंड गेट है तो एंड गेट क्या करता है? ए एंड बी इनवर्स कर देगा। ये जो आउटपुट देगा ये देगा आपका अगेन ए एंड बी इनवर्स। अब ये है आपका ए एंड बी इनवर्स और ये है आपका एंड बी इनवर्स। मतलब ये सेम इनपुट इस जी में जा रहा है और जी को ये आउटपुट लेना है। ओके, तो अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऑप्शन से आगे बढ़ता हूँ। मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे और गेट लगा दिया। मैंने यहाँ पे लगा दिया है और गेट। और गेट का क्या काम होता है? और गेट क्या करता है? उसके जो भी इनपुट्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी उसमें इनपुट आया, मान लीजिए एक स्टार आया और एक मून आया, उनको और करता है। और मतलब एक एडिटिव गेट होता है। तो जैसे अगर मैं ए और ए करूं तो ए और ए का बुलियन एक्सप्रेशन ये 0 ए होता है। जैसे अगर मैंने 0 और 0 लिया तो ये 0 को 0 ही बनाता है, 1 और 1 लिया तो उसको 1 बनाता है। इसके बाद जो भी इनपुट लोगे वही ये आउटपुट देता है। तो अगर यहाँ से ए डॉट बी इनवर्स आ रहा है और यहाँ से भी ए डॉट बी इनवर्स आ रहा है तो इसका मतलब ये सिंपली इनको ऐड कर देगा। अगर ये और गेट होता, यहाँ पर जो लगा हुआ गेट है, अगर वो और गेट होता तो हमें यहाँ जो वाई मिलता वो वाई मिलता, देखो ये और ये सेम है, तो ये ए एंड बी इनवर्स को और ए एंड बी इनवर्स को और करता तो ए एंड बी इनवर्स ही मिलता मुझे। ओके, अगर ऐसा होता मेरे दोस्तों तो जो टेबल बनती वो कैसी बनती? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 और 0, अब जरा देखो यहाँ पे टेबल कैसे बनेगी। ए की वैल्यू तो 0 है
अब जीरो के साथ में आप किसी को भी एंड करो ना यार, एंड करने का मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो जीरो ही आता। इसका मतलब यहाँ जो मेरे को आउटपुट मिलता वो कितना मिलता, जीरो मिलता। ओके, अब अगर मैं सेकंड वाली की बात करता हूँ 0 1, तो ये जीरो हो गया, तो यार यहाँ पे भी जीरो ही हो गया, ये जीरो ही हो गया। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 और 0, तो ये तो 1 है। डॉट कर रहे हो आप जीरो का इनवर्स, जीरो का इनवर्स कितना होता है 1, 1.1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, अब मैं ले रहा हूँ 1 और 1, मतलब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1, 1 का इनवर्स होगा तो 0, ये इसके साथ में मल्टीप्लाइंग गेट है तो ये 0 ही हो जाएगा। ये मेरी टेबल बनी। तो मैं जरा देखना चाहता हूँ कि क्या यही टेबल में आ रहा है। इसमें आउटपुट आ रहा है, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, यही मैंने लिए। मेरा आउटपुट आ रहा है 0 0 1 0, जब किसका आ रहा है 1 1 0 1, तो इसका मतलब और गेट तो गलत ऑप्शन हो गया। बट यार देखो, मैंने देखा यहाँ पे, ऑब्जर्व किया जब मैंने इसको, तो देखो यहाँ पे 1 1 था और यहाँ पे 0 0 था, यहाँ 0 था तो अपना यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 था तो इसका मतलब 0 था। तो यार कितना मजा आ जाए अगर ये 0 का 1 बन जाए, 0 का 1 बन जाए, 1 का 0 बन जाए और 0 का 1 बन जाए। मतलब ऐसा मेरे को आउटपुट तब मिल सकता है जब ये और गेट से जो आउटपुट मिला था ये इन्वर्स हो जाए। यारो, और गेट का जो इन्वर्स गेट होता है, और गेट का जो इन्वर्स गेट होता है वो क्या होता है, नॉर गेट। इसका मतलब ये तो देखो और का आउटपुट है, बट और गेट के आगे अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूं तो वो नॉर गेट बन जाता है, और नॉर गेट बनने पर ये आउटपुट मिल रहा है, और ये आउटपुट तो वही है जो हमें एग्जामिनर पूछ रहा है। इसका मतलब हमने जो जी की जगह गेट लगाया है मेरे दोस्तों, वो नॉर गेट है, और नॉर गेट मुझे थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, एंड दिस इज माय करेक्ट आंसर। ओके, देखो किस तरह से, मतलब मैंने पूरा आपके सामने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, बिल्कुल उसी अंदाज में किया है कि जैसे एक स्टूडेंट को एग्जाम में सोचना चाहिए। ओके, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, बोर्ड एस्पिरेंट हैं, जेई एस्पिरेंट हैं, आप इस क्वेश्चन को कीजिए एक बार, है ना, अपनी कॉपी में नोट कीजिए चाहे। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसा है कि जेई के तो क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं कि आप केवल इन्हीं क्वेश्चन को एक सॉल्व कर लो एक बार, तो वो आपकी पूरी एक बुकलेट के जैसे हो जाती है ना, इतने सारे पेपर्स होते हैं। तो नीट के लिए भी उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस की मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना रहा हूँ मैं इसके अंदर, मतलब जिससे आप सिक्वेंशली देखते जाएंगे तो आपको जेई मेंस 2025 के ये क्वेश्चंस लगातार मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, इनको अच्छे से देखना। ओके।